बात करें आज की प्रमुख खबरों पर, पूरे देश की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान देते हैं। देखिए, एक तो आज 4 जून को गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के शिलांग पहुंचेंगे और पूर्वोत्तर प्रदेशों में विकास योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे। वहीं मौसम एजेंसी का भी बयान है कि आज 4 जून को केरल राज्य पहुंच जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। तमिलनाडु और केरल सहित अनेक राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी संपूर्ण मौसम जानकारी विस्तार पूर्वक। और अगली घटना देखिए मित्रों, निधन के कई महीनों बाद अब ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खामेनेई का अंतिम संस्कार होगा। इसके कारण ईरान में 3 दिन का राजकीय दुख घोषित किया गया है। कई नगरों में शोक जुलूस निकाले जाएंगे। ईरान के पूर्व सर्वोच्च मार्गदर्शक अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। उनकी मृत्यु तो 28 फरवरी को ही हो गई थी अमेरिका के हमले में, लेकिन निधन के कई महीनों बाद अब जाकर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो मृत्यु के लगभग 4 महीने बाद खामेनेई का अंतिम संस्कार होगा। ईरान के मशहद नगर में उन्हें दफनाया जाएगा। 2 करोड़ से भी अधिक लोग उनके जनाजे में शामिल हो सकते हैं। IRGC की रिपोर्ट्स के अनुसार इसी माह 21 जून के आसपास उन्हें अंतिम विदाई दी जा सकती है। वहीं अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए। खाड़ी राष्ट्रों में एक और बड़ा महासंग्राम की शुरुआत हुई। ईरान के केशम द्वीप पर अब अमेरिका ने हमला किया तो प्रत्युत्तर में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य अड्डों को लक्ष्य बनाया। कुवैत हवाई अड्डे पर भी मिसाइल हमला देखने को मिला। होर्मुज मार्ग में एक बार फिर से युद्ध का संकट बढ़ गया। होर्मुज में अमेरिका और ईरान दोनों राष्ट्र फिर से मुकाबले में आए। मिसाइल और ड्रोन हमलों से युद्ध विराम सीजफायर भी भंग हो गया। कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर ईरानी हमला देखने को मिला और कुवैत हवाई अड्डे पर तो ड्रोन हमले में एक भारतीय व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। हवाई अड्डों पर हमलों के बाद भारत की एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने भी सलाह जारी की है। देखिए, कुछ ही घंटों पहले कुवैत हवाई अड्डे पर ईरानी हमले में एक भारतीय की मृत्यु हुई और 63 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कईयों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। अमेरिका के अड्डों पर भी ड्रोन हमला देखने को मिला। तो कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में जो भारतीय नागरिक की मृत्यु हुई, उसके बाद भारतीय दूतावास ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कुवैत हवाई अड्डे पर हमले की कड़ी निंदा की और भारत ने सभी पक्षों से तुरंत हमले रोकने की अपील भी की। तो देखा जाए तो कुवैत हवाई अड्डे पर ईरानी हमले के साथ ही खाड़ी राष्ट्रों में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। हमले के बाद कतर भी नाराज हो गया और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं कि भारतीय वस्तुओं पर 12.5% तक अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है अमेरिका। न सिर्फ भारत पर बल्कि अमेरिका ने 54 देशों पर जबरन श्रम का आरोप लगाया। जहां एक तरफ अभी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा चल रही है, इस दौरान अमेरिका अब भारत सहित विश्व के 60 देशों पर नया शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका निराधार आरोप लगाते हुए कहा कि हम भी शुल्क लगाएंगे। USDR ने भारत सहित 60 देशों पर यह अतिरिक्त शुल्क कर लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो अमेरिका के इस शुल्क प्रस्ताव का प्रभाव दिखा। भारतीय रुपए 28 और गिरकर 95 रुपए 64 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच चुकी है रुपए की कीमत। चलिए मित्रों, अगली घटना देखिए। बीते दिन जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आग का कहर देखने को मिला। दिल्ली के मालवीय नगर में जो होटल में आग लगी, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस दुर्घटना में अब तक 21 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग तो विदेशी नागरिक थे जो भारत में पर्यटक के रूप में घूमने आए थे। अधिकतर नाइजीरिया, बांग्लादेश और लाइबेरिया के देशों से थे। और वैसे दिल्ली के जिस होटल में यह आग लगी, उस होटल के स्वामी को भी हिरासत में ले लिया गया, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। मरने वालों में 11 विदेशी हैं और 8 लोग राजस्थान और हरियाणा राज्य के। बताया जा रहा है कि होटल की अग्नि अनुमति भी नहीं थी। यह अग्निकांड की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस होटल का स्वामी, जिसका नाम लोकेश बजाज है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 की मृत्यु हो गई, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है और होटल में सुरक्षा मानकों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि तलघर में कमरे और पाकशाला बनाए गए जो कि नियमों के विरुद्ध थे। न हवादानी थी, न कोई आपातकालीन निकास था। दिल्ली के जिस होटल में आग लगी, उसका स्वामी पास में ही ऐसे 2 और होटल चला रहा है और होटल में जितने कमरे बनाने की अनुमति थी, उससे कई गुना ज्यादा कमरों का निर्माण किया गया था। दिल्ली के इस होटल अग्निकांड की घटना पर विश्व मीडिया का कुछ यूं प्रतिक्रिया देखने को मिला। अल जजीरा ने लिखा कि भारतीय इमारतों में सुरक्षा प्रबंध नहीं है। तो वहीं BBC की रिपोर्ट में बताया गया कि नियमों की अनदेखी की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। तो दिल्ली अग्निकांड की इस घटना में जान गंवाने वाले सभी परिवारों को ईश्वर साहस दे, हिम्मत दे, मरने वालों की आत्मा को शांति दे और घायलों के हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए आप, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिमंडल बैठक में कुल 6 बड़े निर्णय लिए गए। 39,000 करोड़ के सहायता पैकेज का भी ऐलान किया है केंद्र सरकार ने। जो अभी पश्चिम एशिया संकट चल रहा है, अमेरिका ईरान आदि के युद्ध, इस दौरान सरकार ने देश में यह बड़ी सहायता दी है। एक तो ATF यानी विमान ईंधन के ईंधन की दरों को स्थिर रखने के लिए 10,000 करोड़ की सहायता राशि वितरित करने की घोषणा की है और दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण घटाने के लिए 9,585 करोड़ की नई योजना शुरू की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, जिसके तहत पुराने BS4 वाहनों को BS6 या विद्युत वाहन से बदलने पर पहल भी दी जाएगी। केंद्र सरकार खुद अब दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को भी बदलेगी। वहीं हमारे देश के आधारभूत ढांचे और उड्डयन क्षेत्र समेत कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए बड़ा कदम शुरू किया केंद्र सरकार ने। यह कुल 6 बड़ी योजनाओं को स्वीकृति देते हुए हैं। कई राज्यों में सड़क आधारभूत ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क का भी विस्तार किया जाएगा। ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार
समेत अलग अलग राज्यों में कई बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग आदि के प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि घरेलू मांग के चलते भारत के सेवा क्षेत्र की विकास दर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। HSBC की PMI रिपोर्ट में यह सामने आ रहा है। वहीं खबर देखिए, गुजरात में सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा शुरू किया। गांधीनगर से 362 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की और उनके लिए देश निकाला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद में भी 166 बांग्लादेशी पकड़े गए। कुल अलग अलग जिलों में 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। शहर के 3 इलाकों में गुजरात पुलिस ने यह बड़ा अभियान शुरू किया और जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहे हैं उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। ऐसा चलिए खबर आ रही है, रेलवे निविदाओं की अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जांच शुरू हुई। जाली प्रमाण पत्र अपलोड करने वाली हाथरस की कंपनी पर 2 साल तक का प्रतिबंध भी लगाया। भारतीय रेलवे की ये नई पहल है। और बड़ी घटना देखिए, इबोला वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत ने बढ़ाया सहायता का हाथ। अफ्रीकी क्षेत्र के लिए एक और बड़ी चिकित्सकीय सहायता भेजी है। 2.5 टन चिकित्सा सामग्री अभी हाल ही में 24 मई को भेजी गई थी। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। आपको पता होगा, कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने कई देशों में टीका भेजी थी। तो अभी जो ये इबोला का संकट चल रहा, तो भारत इस अवसर पर भी अफ्रीकी देशों की मदद कर रहा है। चलिए खबर है, चांदी खरीदना अब आसान नहीं होगा। सरकार ने सिल्वर के आयात के नियमों को और सख्त कर दिया है। दरअसल भारत सरकार ने देश में चांदी के बढ़ते आयात को रोकने और विदेशी मुद्रा भंडार यानी विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चांदी के कुछ खास श्रेणियों के आयात नियमों को काफी कठोर कर दिया है। देख सकते हैं आप, सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत अब व्यापारी आसानी से चांदी का आयात नहीं कर पाएंगे। आखिर सरकार यह कदम क्यों उठा रही है? तो चांदी के आयात में भारी वृद्धि देखने को मिला पिछले कुछ समय से, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो रहा। तो इस पर संतुलन बनाने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। ऐसा वहीं रिपोर्ट आ रही है कि GST विकास के मामले में हरियाणा का प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे देश में नंबर 1 बना हरियाणा राज्य। राष्ट्रीय औसत से 4 गुना तेजी से दौड़ा GST कर संग्रह हरियाणा में। ये आंकड़े आप देख सकते हैं, 22% तक का उछाल देखने को मिला। और एक बड़ी घटना देखिए आप, नीट यूजी का पेपर लीक कराने वाला खुद वह छात्र भी 21 जून को देगा पुनः परीक्षा। दिल्ली के अदालत ने जेल में उस छात्र को अध्ययन करने की अनुमति दे दी है। नाम है इस यादव, मतलब जिसने पहला पेपर लीक करवाया वह वापस पेपर दे पाएगा। यह दिल्ली अदालत ने अनुमति दे दी है। अभी इसे आप क्या कहोगे, विडंबना या क्या? वहीं खबर देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए सर्वोच्च अदालत ने बड़ा निर्णय सुनाया। एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, जिसके तहत अब तय होगी पर्वत की परिभाषा और खनन संरक्षण के नियम भी। यह समिति 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा पर सीमांकन और सुझाव देगी। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है मित्रों। देखिए आपकी, भारत सहित विश्व भर में 3 महीने तक सूखा पड़ने की आशंका है। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया कि सभी राज्य तुरंत कार्य योजना लागू करें, क्योंकि विश्व के अंतरराष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये 2 सिस्टम बने तो ही भारत और अन्य देशों में वर्षा की उम्मीद रहेगी, वरना विश्व भर में सूखा पड़ सकता है। इस साल न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि अल नीनो का प्रभाव विश्व भर में दिख सकता है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बाद अब विश्व के वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन WMO की तरफ से भी देर रात जलवायु को लेकर यह चेतावनी जारी की गई है। UN यानी संयुक्त राष्ट्र की इस मौसम एजेंसी के मुताबिक प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री जल के कारण जून से लेकर अगस्त तक इस बार अल नीनो बनने की 80% आशंका है। इतना ही नहीं, नवंबर तक इसके 90% या उससे भी ज्यादा बने रहने की आशंका है। तो इस वजह से सूखा पड़ सकता है भारत में भी, और सूखे के खतरे के साथ साथ भीषण गर्मी भी आगे आने वाले कुछ महीनों में और बढ़ने की आशंका रहेगी। यह जो सुपर अल नीनो है, यह अभी मई जुलाई से शुरू होगा, जो कि शीतकाल तक जारी रहने के आसार हैं। तो इससे मानसून कमजोर पड़ सकता है। इस साल भारत में वर्षा कम होगी, सूखा जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने एक और बड़ी चेतावनी दी, कहा कि जून से अगस्त तक भयंकर गर्मी का अलर्ट रहेगा। यह अल नीनो की वजह से आफत और बढ़ेगी। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार ब्याज दरों में कमी की उम्मीद नहीं दिख रही है। वैसे अभी हमारे भारत में रेपो दर 5.25% पर बरकरार रहे हैं। तो 3 दिन ये बैठक चलेगी। उसके बाद इसमें रिजर्व बैंक द्वारा क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। 5 जून को बैठक के निर्णयों का ऐलान किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने ATF की दरों पर 75 रुपए प्रति लीटर सीमा लगा दी है। इसके अलावा उड्डयन उद्योग को ईंधन कोष के लिए 100 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया है। इससे जेट ईंधन की दरों को नियंत्रित किया जाएगा, ताकि हवाई यात्रियों को राहत दी जा सके। हवाई किराया आदि ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मध्य पूर्व संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ी राहत दी है। इस नए कोष से क्या क्या 6 बड़े लाभ होंगे, यह सूची भी आप देख सकते हैं। अभी एक दिन पहले मैंने आपको क्रिसिल की एक रिपोर्ट बताई थी, जिसके मुताबिक 250 और महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल भी। और क्योंकि अभी तो युद्ध के हालात वापस शुरू हो चुके हैं, तो महंगाई और बढ़ेगी दिनों दिन। सही। चलिए अगली बड़ी घटना देखिए। NCR में अब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया है। यूपी सरकार ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को 30 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है, और इसी के
तहत आने वाले 1 अक्टूबर से नो प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी नो ईंधन नियम लागू होगा और पुराने वाहनों व औद्योगिक उत्सर्जन पर भी नियंत्रण किया जाएगा। तो अब अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आगामी 1 अक्टूबर से यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके अलावा यूपी के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी इन सभी को और इनके परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल बैठक में कुछ और बड़े निर्णय लिए, आगे मैं आपको बताऊंगा और भी संपूर्ण विवरण विस्तार से। कुछ राजनीति के अपडेट देखिए मित्रों, पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी अब टूटी नजर आ रही है क्योंकि टीएमसी के 58 विधायकों ने मिलकर अलग समूह बना लिया, एक तरह से अलग पार्टी बना ली। तवरत बनर्जी को इस नई पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया और स्पीकर ने भी इस नई पार्टी को स्वीकृति दे दी है। बीते दिन बुधवार को 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक रतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना और विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस को समर्थन पत्र भी सौंपा। इतना ही नहीं, कोलकाता में भी ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। फिरद हकीम ने कोलकाता के महापौर पद से भी इस्तीफा दे दिया और बड़ी घटना देखिए, बंगाल में ईडी की टीम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में उनको नोटिस दिया गया। वहीं अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बंगाल में टीएमसी नेता रिश्वत के पैसे लौटा रहे हैं।